हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। जो भी अभ्यर्थी नई तैयारी कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं डेली के डेली पूरा कीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं तो वो बाद में बहुत पछताने वाले हैं। ठीक है, तो अभी भी समय है, अभी ज़्यादा समय नहीं गया है, तो आप 1 जुलाई से अपना टारगेट बना लीजिए कि 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई 2026 से अपना टारगेट बनाना शुरू कीजिए। और 1 जुलाई को अपना मान लीजिए डे 1, जो हमने पीछे 7 दिनों का टारगेट दिया है उसको डे 1 से शुरू कर लीजिए 1 जुलाई से। तो जो भी अभ्यर्थी भी नए हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आप आसानी से कवर कर लोगे। ठीक है, अगर थोड़ा तेज़ पढ़ोगे, 5 घंटे की जगह अगर आप 7 घंटे पढ़ लोगे, तो आप एक टारगेट को, मतलब डेली टारगेट को 2 दिन में आराम से मतलब कर लोगे। मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन में 2 दिन के जो टारगेट्स हैं, एक दिन में 2 दिन के जो टारगेट्स हमने बताए, 2 दिन के, 2 डेज़ के, वो आप आसानी से कर लोगे, तो आसानी से हमको फॉलो कर पाओगे डेली के डेली। तो चलिए, ये बेसिक्स बातें थी जो हमने बता दी आपको, तो ये ध्यान रखना। और एक महिला अभ्यर्थी है जो हमारे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछी थी PWD का, ठीक है, तो वो महिला से मैं कहूँगा कि आप अंत तक बने रहिएगा, तो मैं आसानी से चीज़ें आपको समझा दूंगा। ठीक है, ताकि पहले जो अभ्यर्थी हैं वो ये टारगेट समझ लें, और आप लास्ट में PWD का जो क्वेश्चन है आपका वो मैं समझा दूंगा। ठीक, तो ज्योग्राफी की क्लास 7th की NCERT लेनी न्यू, ठीक है, न्यू NCERT लेनी है। और जैसे अभी एक कमेंट और आया था कि सर न्यू NCERT जो नए सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है, तो क्या ये ले लें, ये जो नई मार्केट में आ रही वो लें, जो थोड़ा बहुत सिलेबस अभी हाल ही में चेंज हुआ है ना NCERT का। तो मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इतिहास के बुक्स में चेंज हुआ, वो भी 9th क्लास के बाद। ठीक है, तो अभी आप घबराइए नहीं कि सर ये चेंज हो गया, इसमें कुछ कुछ नहीं चेंज हुआ है। आप इसको इसी नाम से मिल जाएगी, हमारा पर्यावरण के नाम से, तो आप इसको मार्केट से परचेज कर लीजिए। ठीक, तो ये किताब है, यहाँ मैंने लगा रखी इसकी तस्वीर। अगर कोई अभ्यर्थी नया है तो उसको पता रहना चाहिए कि बुक का जो है फ्रंट पेज किस तरह का है। ठीक है, तो ये बुक है और इसको आप परचेज कर लीजिए। तो आज हमारा जो टारगेट है वो पहला टॉपिक है क्लास 7th का। पहला चैप्टर क्या नाम है? पर्यावरण। तो इसमें ध्यान रखना कि जो चित्र है, पहला ही आप पहले जिसे पढ़ोगे तो दूसरे पेज में से चित्र बना हुआ है पर्यावरण के घटक नाम से। ठीक, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि ये बेसिक है। ये समझ लिया तो आपके, ये समझ लो, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, आपके 2-3 प्रश्न ऐसे बन जाएंगे जो आए हुए हैं नॉर्मली, तो उसमें कहीं एक कथन काटने को मिल जाएगा या फिर पूरा प्रश्न सही करने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो पर्यावरण के घटक हैं इनको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये डेली टारगेट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका आसानी से प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक, दूसरा इसी में एक टॉपिक दिया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें हमें स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जैव मंडल के बारे में। अब बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे वो क्लास 6 की NCERT उनको याद आ रही होगी कि सर ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भाई पहले पढ़ चुके हो, यहाँ और अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और आपको तो और आसानी हो जाएगी क्योंकि आप पहले ही 6 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। जल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जैव मंडल क्या है। ठीक, और अगला है मानवीय पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक दिए हुए हैं। और मैंने इस बार इसको, हालांकि हमें जो 2 चैप्टर करने चाहिए थे, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, लेकिन हमने एक ही दिया क्योंकि करंट का टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो आज हम एक ही चैप्टर करेंगे इसका, और ये 2-3 पेज का है, 4 पेज का। ठीक है, तो मुश्किल से आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा और बहुत धैर्य तरीके से। ये नहीं कि जो जल्दी में पढ़ लिया कुछ समझा ही नहीं, आराम आराम से पढ़िए, अभी बहुत समय है आपके पास, तो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, दूसरा ये कि बॉक्स में लिखे जो प्रमुख फैक्ट होते हैं, और इस चैप्टर में बहुत सारी शब्दावलियाँ भी दी हुई है। ठीक, अजीव क्या है, जीव क्या है, इस तरह की शब्दावली बॉक्स में दी गई है। जैसे पेज है NCERT का, तो ऐसे बीच बीच में बॉक्स बने रहते हैं ऐसे कोनों पे। तो ये बॉक्स में लिखी जो शब्दावली है उनको समझना है, उनमें लिखे कुछ फैक्ट उनको समझना है, कुछ कॉन्सेप्ट लिखे रहते हैं अवधारणा, उनको समझना है। ठीक है, तो अच्छे से समझो धीरे धीरे। तो ये आपका क्लास 7th का पहला चैप्टर है जो आज आपको कंप्लीट करना है। और जो जो अभ्यर्थी क्लास 6 की NCERT पढ़ चुके हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना पढ़ा है, कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताओ क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ताकि आपका एक तरीके से मुझे पता तो चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर पॉलिटी सेक्शन में जाएँ तो हम लोग 5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th की, और ये बुक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें शब्दावलियाँ ऐसी दी हुई हैं जो कॉन्सेप्चुअल है। हालांकि इसको जो है ऑप्शनल वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन आपकी पॉलिटी की जो शब्दावली है ना,
वो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे नागरिकता है अपना, अगर आप जो है सिलेबस उठाओगे जीएस पेपर 2 का मेंस का, तो वहाँ नागरिकता भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ आपको एक सब शब्दावलियाँ काम आने वाली है। तो नागरिकता का ये 6वां चैप्टर है जिसमें आपको भूमिका समझनी है। भूमिका में क्या समझना है, नागरिकता होती क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें समझनी है। दूसरा इसमें टॉपिक है संपूर्ण और समान सदस्यता क्या है, ये टॉपिक अच्छे से समझिएगा। तीसरा इसमें समान अधिकार की बात की गई है। चौथा इसमें नागरिक और राष्ट्र की बात की गई है, ठीक है, ये चौथा टॉपिक। पांचवा इसमें सार्वभौमिक नागरिकता, और 6वां टॉपिक इसमें विश्व नागरिकता। तो ये 6 टॉपिक हैं जो नागरिकता वाले चैप्टर में आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक। और बॉक्स में लिखे प्रमुख विचार और मुद्दों को अच्छे से समझना भी है। तो ये आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक। तो क्लास 11 की पॉलिटी की न्यू जो एनसीईआरटी है यहाँ पे दिया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत नाम से पॉलिटी की पुस्तक आती है, उसको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। और जल्दी हम लोग पॉलिटी की भी एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। तो जो अभ्यर्थी जो है मान लो पढ़ने में कठिनाई आ रही हो, शब्दावली में कोई दिक्कत आ रही हो, हालांकि आप गूगल का सहारा ले सकते हो, ठीक है, गूगल का सहारा लीजिए, या फिर चैट जीपीटी का शब्दावलियों में, सारी चीज़ों में नहीं, शब्दावली समझने के लिए आप गूगल, चैट जीपीटी, एआई का प्रयोग करके शब्दावली समझो, ठीक है। तब आपको ये समझ में आने लगेंगी, फिर मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बताने की, आप आसानी से चीज़ समझने लगोगे। विजन में क्या पढ़ना है, विजन है इसके करंट अफेयर आप काफ़ी पढ़ चुके हो, यानी जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, ये लगभग 14 पेज का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे, संस्कृति, ये 9 पेज के मैंने कल बताए थे आपको, ठीक। तो ये मुद्दे आप कवर कर चुके होंगे, अगर नहीं कवर किया प्लीज़ कवर कीजिए। और आज से आपको इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा पार्ट था इसलिए मैंने इसको रोक रखा था, ये लगभग 30-35 पेज का है, ठीक। तो इसको आज से पढ़ना शुरू कीजिए, 3 दिन लग जाएंगे इसको सही से पढ़ने में, क्योंकि इकोनॉमी की शब्दावलियाँ थोड़ी सी नए अभ्यर्थियों के लिए कठिन लग सकती हैं, और ख़ास करके विजन आईएएस की, क्योंकि विजन आईएएस की जो शब्दावलियाँ होती हैं थोड़ी सी कठिन होती हैं। तो आप आराम आराम से चीज़ें पढ़िए, आज इकोनॉमी का जो है पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक। और समझने का प्रयास कीजिए। शब्दावली नहीं समझ में आ रही गूगल कीजिए, नहीं समझ में आ रही कमेंट कीजिए कि सर ये मुझे शब्दावली नहीं समझ में आई है, तो कमेंट करोगे तो हम आसानी से अगले वीडियो में उस शब्दावली की चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्तों रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन था पीडब्ल्यूडी के लिए उसको आप समझ लो, ठीक। वो महिला का क्वेश्चन था, और कोई अगर अन्य अभ्यर्थी है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आता है तो वो भी रुक करके देख सकता है। बाकी जो अभ्यर्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और पीडब्ल्यूडी की कोई जानकारी नहीं चाहते तो वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि दिव्यांगता है क्या। देखो दिव्यांगता कई तरह की होती है, तो नॉर्मली हम लोग जो पीडब्ल्यूडी बोलते थे वो नॉर्मली शब्द है, जो ऑफिशियली शब्द है वो है पीडब्ल्यूबीडी। तो इनको दोनों को समझ लो कि पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पर्सन विद डिसएबिलिटी। ये नॉर्मली एक सामान्य शब्द है, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। तो वो एक सामान्य शब्द है जिसका मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी स्तर की शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो, ठीक है, तो उसे हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। अब ये मानसिक अक्षमता या शारीरिक अक्षमता कितनी होनी चाहिए, 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है, 40% भी हो सकती है, ठीक। तो इस तरह से कोई भी हो सकती है, लेकिन ये सामान्य बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं कि पीडब्ल्यूडी। लेकिन जब ऑफिशियली बोला जाता है, यानी कोई योजना का लाभ लेना हो, या भारत सरकार की कोई अन्य योजना, या यूपीएससी में हम बैठना चाह रहे हैं तो हमें कोई लाभ चाहिए, तो हमें जो है पीडब्ल्यूबीडी समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी, ठीक है। ये देखो, तो पीडब्ल्यूबीडी का मतलब हो गया ये एक कानूनी या आधिकारिक ऑफिशियल शब्द है, ठीक। इसका उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40%, मिनिमम 40% आपके पास डिसएबिलिटी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या उससे अधिक का वैध डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड होता है, तो हम उसे पीडब्ल्यूबीडी बोलते हैं, ठीक। तो जो यूपीएससी में अगर आपको पीडब्ल्यूडी का फ़ायदा चाहिए तो आपके पास 40% या उससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें लाभ क्या मिलेगा, तो ध्यान से सुनना। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं अभ्यर्थी, उनकी नॉर्मली अंतिम एज क्या है, 32 वर्ष, ठीक। मतलब 32 वर्ष तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितने, 6। लेकिन अगर वो पीडब्ल्यूडी में आता है, पीडब्ल्यूबीडी मान लो, ठीक है, इसमें अगर आता है तो उसको 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो 32 से क्या हो जाएगा,
42 वर्ष। ध्यान रखना ये 40% या उससे ज़्यादा होगा तभी ये छूट मिलेगी, अगर उससे कम है तो छूट नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो PWBD में 42 वर्ष, ठीक है। और अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके 9, यानी 3 अटेम्प्ट भी आपके बढ़ जाएंगे। तो ये होगी जनरल की बात। अब OBC की बात करते हैं, नीचे देखो नीचे, ठीक है। यहाँ OBC की बात करते हैं हम। OBC के लिए क्या है भाई, 32 वर्ष जनरल की होती है, तो इसमें 3 साल की छूट मिलती है OBC को, तो इसकी हो जाती है 35 वर्ष। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु तक ये अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितने, 9, ठीक। 9 अटेम्प्ट OBC को मिलती नॉर्मली, अगर वो जो है विकलांग या दिव्यांग नहीं है तो। अब अगर ये PWBD है, PWBD है, तब इसको क्या मिलेगा, तो ये जो 35 वर्ष है इसमें 10 वर्ष और ऐड कर लो, ठीक। तो ये 45 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और अटेम्प्ट कितने मिलेंगे, 9 ही मिलेंगे, ध्यान रखना। अगर आपकी एज 21 है और आप PWBD में आते हैं और OBC वर्ग से आते हैं, ठीक, तो आप 45 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट आपको 9 ही मिलेंगे। यानी 21 से 45 तक लगभग कितने वर्ष हो जाते हैं, 25 वर्ष। तो आप हर वर्ष एग्ज़ाम दोगे, अगर हर वर्ष एग्ज़ाम दोगे तो आपका 30 वर्ष की एज में सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, OBC के लिए 45 वर्ष तक 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर मान लीजिए कोई महिला या कोई पुरुष 40 वर्ष की उम्र में एग्ज़ाम देना शुरू करता है, तो अगले 45 की एज तक वो 5 मतलब 9 अटेम्प्ट होते हैं, तो रेगुलर अटेम्प्ट देगा तो 5 अटेम्प्ट दे पाएगा, ठीक है। तो ये थी OBC वर्ग की बात। अब मान लीजिए कोई SC की बात है, SC या ST, यहाँ देखो ऊपर, SC या ST, तो इनके लिए समानता क्या है, ये 32 वर्ष जनरल की होती है, इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। तो 5 वर्ष हो जाते हैं, ये कितने, 37 वर्ष, ठीक। तो SC ST के लिए कोई अटेम्प्ट की गिनती भी नहीं होती कि 5 अटेम्प्ट हैं कि 6 अटेम्प्ट हैं कि 9 अटेम्प्ट हैं। ये 37 वर्ष तक कितने भी अनगिनत ये अटेम्प्ट दे सकते हैं। यानी अगर 21 साल से कोई देना शुरू करेगा तो उसके पास 17 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई PWD से SC ST है, ठीक, PWBD से SC या ST वर्ग में आता है, तो उसके पास 47 वर्ष तक, 10 वर्ष जोड़ दो 37 में, तो 47 वर्ष तक अटेम्प्ट दे सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये कितने भी दे सकता है, यानी इसके पास हो जाते हैं लगभग 27 अटेम्प्ट। तो इस सबसे अच्छा ऑफर इन्हीं को मिलता है, SC ST को। और ये सामाजिक रूप से पिछड़े भी हैं बहुत ज़्यादा, आप देखोगे समाज में भी ये जो है उस स्तर पर नहीं आ पाए, ठीक। अपवाद हो सकते हैं बहुत सारे, उसका वो नहीं लेना है, ठीक है। तो OBC का आप समझ गए होंगे, जनरल का समझ गए होंगे, और EWS का तो भाई सबको पता होगा। EWS अगर है तो उसको छूट एज में नहीं मिलती है, ठीक है, छूट उसको एज में नहीं मिलती है। और अगर PWD में है तो वही जो जनरल के लिए है वही जो है EWS के लिए हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान रखना, EWS के लिए जो जनरल के लिए है PWBD वही EWS के लिए हो जाएगी। तो ध्यान रखना ये चीज़। बाकी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उप श्रेणियाँ क्या है। UPSC ने उप श्रेणियाँ बांट रखी PWBD की, ठीक है। इसकी उप श्रेणियाँ समझ लो। UPSC ने दिव्यांगता को अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा है, जैसे PWBD 1 ये अंधापन या कम दृष्टि वालों के लिए है। अब ये अलग अलग दिया जरूर है, लेकिन आपके पास 40% या उससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इनकी कट ऑफ के मामले में देखेंगे तो PWBD 1 की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, PWBD की थोड़ी कम जाती है PW1 की अपेक्षा, ठीक। तीसरे की और थोड़ी कम जाती है, 4-5 जल्दी जो है मिलते नहीं है, मिलेंगे भी तो इनकी भी और कम जाती है। तो इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। अब ये समझो कि अगर आप 100 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, अगर आपने 25 प्रश्न भी सही कर दिए तो आपका जो है प्रीलिम्स निकल जाता है नॉर्मली, ठीक है, अगर आप PWBD से आते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद है। आप कट ऑफ प्रीवियस ईयर का देखो PWBD का, तो आप समझ जाओगे मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक। और ये मेन चीज़ ये लिखी हुई है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप OBC से आते हो, जनरल वाले के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, जनरल वालों के लिए केवल आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC के लिए अगर रिजर्वेशन का लाभ चाहिए 3 वर्ष वाला, तो उसके पास नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ठीक। अदरवाइज वो OBC नॉन क्रीमी लेयर वाला अगर नहीं है
तो फिर वो जो है जनरल में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ शैक्षणिक योग्यता वही दी हुई है, स्नातक डिग्री, ग्रेजुएट्स, ठीक, बैचलर डिग्री जो है। और सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए, ओबीसी का अगर है तो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर, और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जो 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये किसके द्वारा जारी होना चाहिए, सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए। ठीक, तो ये सर्टिफिकेट होगा तभी आपको लाभ मिलेगा वो 10 वर्ष आयु का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी आप नहीं समझ पाए हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट करके हमें बताइए। ठीक, तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।